सर डी। डी, ठीक है। एक फोर्स भी होगा और एक टॉर्क भी होगा। क्या बोला है? मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होता, इसमें अगर एक नीडल रखी हुई होती, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है उतना अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, नेट जीरो हो जाता। बट क्योंकि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक एक जो पोल है, हर पोल पे लगने वाला फोर्स कैन बी डिफरेंट। अगर कैन बी डिफरेंट तो एफ नेट वॉन्ट बी जीरो। सो यस, फोर्स एंड टॉर्क दोनों यहाँ पे लगेगा। बताइए। एंगल ऑफ डिप तो तुम जानते ही हो। सर डी। ठीक है, इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल ठीक है। कैसे किया? सर बी वी बाई बी एच इक्वल टू 1037 डिग्री, बाद में बी फिर एच भी मिल गया तो बी नेट इक्वल टू अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। इन दो से लिखा जाता है इसको। तो जो एंगल ऑफ डिप होता है, डिप एंगल 10 फाई आप बोल सकते हो उसको, या 10 डेल्टा आप बोलते हैं कई बार। सो 10 डेल्टा डिप एंगल इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल यहाँ पे आपको दे रखा है 6 × 10⁻⁵, हॉरिजॉन्टल निकालना है, और 10 डेल्टा जो आपको दे रखा है 37 दे रखा है। 1037 की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 3/4। यहाँ से एच आ जाएगा आपके पास। दिस विल बी 3 2 2 8, 8 × 10⁻⁵, यही आ रहा है। एक बार 8 आ गया, ये आ गया एच। तो अब अपने को निकालना है नेट। नेट इज रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 6 वाले का स्क्वायर करेंगे, 8 वाले का स्क्वायर करेंगे, 10 टाइम्स आएगा। तो 10 × 10⁻⁵ इज 10⁻⁴। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 15th। क्या आंसर आना चाहिए? सर सी। सी तो नहीं। नहीं, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी। बी क्यों आएगा वो देखो। ये ठीक है कि जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो अट्रैक्ट करेगा, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। जो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक कम अट्रैक्शन करता है, तो ठीक है, वीकली अट्रैक्ट करेगा। लेकिन डायमैग्नेटिक जो होता है वो रिपेल करता है, तो यस, N3 जो होगा वो रिपेल करेगा। ये बात यहाँ पे होती है। तो पैरामैग्नेटिक एक अट्रैक्शन फोर्स ही देगा, लेकिन वीक अट्रैक्शन फोर्स वहां पे होगा उसकी वजह से। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए क्या कह रहा है 16th, दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं placed one over the other such that they are perpendicular and bisect each other. ठीक है, बना दो. The time period of oscillation in a horizontal magnetic field is this. One of the magnet is removed, and if the other magnet oscillates in the same field, then the time period in this seconds will be. कल अपन ने बात करी थी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? T is equal to 2 pi root over I by mb. M is magnetic dipole moment, magnetic moment, and b. ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, ऑसिलेशन का. तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको दो सिचुएशंस दे रखी हैं, उसमें आपको बताना है क्या क्या चेंज हो जाएगा इस फॉर्मूला में. इन ऐसा दो मैग्नेट ऐसा परपेंडिकुलर कैसे रख सकते हैं? एक के ऊपर एक ऐसे रख सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो वो मैग्नेटिक ऐसा फील्ड पता लाइन चल सकता है ना. जैसा डिस्टर्ब हम्म, इस तरीके से दो मैग्नेट्स रखी हुई हैं, ऑसिलेट कर रही हैं. अच्छा हाँ, तो यहाँ पे अपन हॉरिजॉन्टली ना. नेट, हाँ हॉरिजॉन्टली, एक इधर एक इधर, यहाँ पे नेट निकाल सकते हो ना. नेट डाइपोल मोमेंट देख लो. एम क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट, जो भी ऑसिलेट कर रहा है उसका. तो रूट एम हो जाएगा ना, √2m. √2m. तो फर्स्ट केस में जब आपको यहाँ ऐसा दे रखा है, तो T1, मैं फर्स्ट केस बोलता हूँ, T1 इज 2⁵ ये आपको दे रखा है सेकंड्स में. आई यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो भी आई यहाँ पे है, हम जानते हैं कि आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, तो दोनों के अगर इसका भी आई है इसका भी आई है, तो बेसिकली I1 इज 2i. अगर मैं बोलता हूँ कि सेंटर के अबाउट, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है, दोनों का आई सेम रहने वाला है सेंटर के अबाउट, बाइसेक्ट करते हुए बोला है वहां से. सो आई और आई जो भी यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2i इस केस में हो जाएगा, क्योंकि मुझे रेशियो लेना है, इसलिए अपन जबरदस्ती उसमें नहीं जाएंगे कि कितना मास है कितनी लेंथ है. और बी यहाँ पे कांस्टेंट ही है, तो B1 बी के बराबर है. और m की बात अगर करें तो M1 यहाँ पे अगर देखें, तो इसका अगर m है और इसका भी m है, तो जो नेट यहाँ पे अपने को इस केस में मिलता है वो मिलता है √2m. हम जानते हैं m और m परपेंडिकुलर पे हैं, तो √2m इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट. ये आ जाएगा यहाँ से. अब अपने को सेकंड केस में बात करिए, तो सेकंड केस में बोला है कि एक हटा दिया और एक ही रहा है. अब इस केस में टाइम निकालना है T2. आई जो हो जाएगा I2 वो एक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब इस केस में आप एक को हटा चुके हो, सिर्फ एक यहाँ पे रखा हुआ है. एम की बात करें तो वो सिर्फ एम के बराबर हो जाएगा, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट था एम वही रह जाएगा. और बी अभी भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड वही है. दोनों का फॉर्मूला के हिसाब से रेशियो ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा. क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? T2/T1 सर डी. इज इक्वल, नहीं, क्या कर रहा है भाई, आंसर सही बता. ये हो जाएगा रूट में M1/M2 इंटू I2/I1. ये आपके पास बनेगा. M1 है √2. M/M. I2 है आपके पास आई, ये है 2i. यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो M कैंसिल, I कैंसिल, यहाँ से आ रहा है √/√2, मतलब 2⁴ बेसिकली ये आपको मिल रहा है यहाँ से 1/2⁴ ऐसा बन रहा है. दिस इज T2, तो इंटू T1 यहाँ कर देंगे. T1 आपको दे रखा है 2⁵ ये आपके पास आ जाएगा 5/4 - 1/4, सो 2⁴. दिस इज T2. क्लियर है? कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा है? यस सर, वो ऊपर का 2 नहीं लिया था, मतलब आई का 2. आई वाला 2 भूल गया तू.
है ना। तो ये रेशियो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे √2 और इधर भी आएगा √2। रूट के अंदर √2 मतलब 2 पावर 1/4। ये अपन यहाँ लिख लिया 2 पावर 5/4। अपने को टाइम पहले वाला दे रखा है। सॉल्व करने का तरीका, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 5/4 -1/4, पावर बची 1, सो दिस इज 2। नेक्स्ट देखिए। सर बी। बी ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। ठीक है भैया, सेंटर डिस्टेंस d पे है। A stationary charge q is placed at p, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया, in between the gap of the two magnets at a distance d from the center o। ठीक है भैया, यहाँ से एक सेंटर था, यहाँ से d डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है, स्टेशनरी चार्ज है। द फोर्स ऑन द चार्ज q is, किसी भी चार्ज पे जब फोर्स लगता है तो चार्ज जब तक रेस्ट पे है तब तक उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज q v क्रॉस b। अगर वेलोसिटी 0 है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग पाएगा। जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा और यहाँ सिर्फ मैग्नेट्स हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई और चार्ज यहाँ पे नहीं है, तो सीधा सीधा हिसाब है, फोर्स इज 0। सर क्लियर, तो इसमें कोई खास बात मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं करते? कब करती हैं? सर वो हम लोग ने वो लूप में डीबी बाय पढ़ा था ना। dt इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। कब करती हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे, बी जब वेरी करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। यहाँ तो दो परमानेंट मैग्नेट्स दे रखी हैं और फिक्स पॉइंट की बात है, इस पॉइंट पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इसका और इसका वो होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या आंसर आ रहा है 18 का? हाँ जी, क्या आंसर आया? सर इसमें आई कैसे ढूंढेंगे? आई क्यों चाहिए? m इक्वल टू आई ये होता है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है तो आई निकाला वो तो एम निकाला जा सकता है ना। वो वाला b इंटू 2r। देखो क्या क्या है अपने पास,
मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का वो दे रखा है इक्वेटर पे 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। एक चीज ये दे रखी है। दूसरा रेडियस आपको दे रखी है अर्थ की थर्ड ऑप्शन 6.4 इंटू इसका जो आंसर है नहीं, थर्ड नहीं है। सर जो मैग्नेटिक सेकंड फील्ड आता है, अरे सही से सॉल्व कर उसको। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक अगर आप स्फीयर को एक पोल की तरह मान सकते हैं, जैसे आप वहां पे भी एक चार्ज स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते थे सरफेस के लिए या आउटसाइड पॉइंट के लिए, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इसका लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ μ0/4πm/d³। दिस इज द हाँ फॉर्मूला। सर, हो जाएगा अभी। अब क्या इसमें देखो, तो डी की जगह रेडियस ले लो, r³। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बी दे रखा है, आर दे रखा है, एम निकालना है। μ0 की वैल्यू होती है 10⁻⁷ μ0/4π की वैल्यू 2/20 into 10⁻17 है आंसर। रुक चेक कर इसको। दिस इज 10⁻⁷, दिस इज m/r³। r इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ का क्यूब। 6.4 का जब क्यूब करेगा तो लगभग लगभग कितना बनेगा, कोई आइडिया है? 36 और 49 के बीच में, तो 40 मान लेता हूँ मैं इसको। 40 इंटू 6 वापस करेंगे तो ठीक है, बन रहा है आपके पास 6.4 का क्यूब इंटू 10⁻18। ये आपके पास बन रहा है यहाँ पे। तो वैसे भी अपने को ठीक है, एक आइडिया चाहिए कि कितना बन रहा है अप्रोक्सीमेटली, अपन देख सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ पूछा है वैसे भी। सो एम यहाँ से आपको मिल रहा है 6.4 का क्यूब इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से आप देखो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻²। और ये -2 भी अगर इधर आ गया तो हो जाएगा +2। ये 18 भी इधर आ रहा है, +20 आ रहा है अब यहाँ से आपके पास इंटू 10⁻20। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो तीनों चीजें, ये दोनों जो मिलकर दे रहा है, ये कितना देता है। इन द ऑर्डर जब भी पूछता है तो आपको लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए? जैसे 1.2 है तो इस तरीके से लिखना है, 12 पॉइंट समथिंग नहीं लिखना है, या 123 पॉइंट समथिंग समथिंग नहीं लिखना है। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, इंटू 10⁻⁴ करना है। इसको कहते हैं ऑर्डर, है ना? एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के लिखना। तो यहाँ से अगर इसको अपन अप्रोक्सीमेटली देखें तो ये 10⁻20 से तो अब ज्यादा ही आने वाला है, ये तो अपने को दिख रहा है। अगर ऑप्शन ही चेक करना है तो 10⁻20 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये दिस इज मोर देन, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, देख 6 का स्क्वायर इज 36, इंटू 6 भी कर लो ना तुम, तो ये 2 डिजिट में तो वैसे ही चला गया। इंटू 4 कर रहे हो तो लगभग लगभग 3 डिजिट में चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 3 डिजिट के हिसाब से यहाँ पे आप जब चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका सर 10 का 23 पावर के आसपास। 17 आ रहा है। 17 कहाँ से आ रहा है? मैं पूरा ये कैलकुलेट किया। रेडियस, अरे रेडियस 10⁻⁶ है, क्यूब करेगा 18 आएगा। इधर ये होता है 10⁻⁷, और ये आपको दे रखा है 10⁻⁵ में, तो आ तो रहा है यहाँ से। इसको इससे देखेगा -2 आएगा, ये 18 और ऊपर -2 है, तो ये -2 भी इस तरफ आ रहा है, ये 18 भी इस तरफ आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे 20 हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है इसमें? हाँ So answer सर, should be पावर। 20। तो कैलकुलेशन सही करो यार, तुम लोग ऐसे छोटी छोटी गलतियां कर क्यों कर रहे हो इसमें। 10⁻23 ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेट आंसर। नेक्स्ट देखिए। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है आपसे। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू होता है, μr, वो होता है more than 1 पैरामैग्नेटिक के लिए, और डायमैग्नेटिक के लिए होता है <1। तो ये ध्यान रखना है, डायमैग्नेटिक के लिए दिस इज <1 और पैरामैग्नेटिक के लिए more than 1। सो ये आपका गलत है, क्योंकि आपको नॉट करेक्ट पूछा गया है। पैरामैग्नेटिक के लिए मच मच more than 1 होता है, ठीक है। वैक्यूम मीडियम के लिए 1 होता है, क्योंकि ये रेशियो होता है। दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव मतलब वही होता है
मटेरियल की परमेबिलिटी बाय वैक्यूम की परमेबिलिटी। अगर वैक्यूम के लिए पूछा है तो 1 हो जाएगा, जैसे आप वहां लिखते थे के और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के टर्म में, वैसे यहाँ भी है। डायमेंशनलेस प्योर रेशियो है, बिल्कुल है। नेक्स्ट देखिए। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आई। सर डी। 20 का डी, ठीक है बिल्कुल। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है और ऑसिलेटिंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो बी आपको दे रखा है 16 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। 20 ऑसिलेशंस इन 15 सेकंड, तो टाइम पीरियड यहाँ से मिल जाएगा 15/20, विच इज 3/4 सेकंड्स। और पूछा है आपसे मैग्नेटिक मोमेंट एम बताइए। ये सारे फॉर्मूलाज एक अपने पास दिमाग में आता है, 2π√I/mb, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, तो t² इज इक्वल टू 4π² I/mb। यहाँ से m आप लिख सकते हैं इस तरफ, t² इधर आ जाएगा तो 4π² इंटू I/m, सॉरी m तो उधर आ गया, b t²। यहाँ से आपको m चाहिए, सारी वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। 4π² इंटू I इज 9 इंटू 10⁻⁵ divided by b is 16π² into 10⁻⁵ into t², तो 3/4 का स्क्वायर इज 9/16। ये आपके पास आ जाएगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे, 16 से 16 कैंसिल हो गया, इधर 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -5 से -5 कैंसिल हो गया, आंसर बचा 4। तो ये आपका आंसर आ गया 4, ऑप्शन डी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बताइए, डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या रहा आंसर? सर सी। नहीं,
देखो भाई क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, दो बार मैग्नेट्स हैं P और Q, एक P यहाँ पे है और एक Q यहाँ पे है। बोला गया है कि इन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है, और ये अगर मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ P इज अलोंग X एंड Q अलोंग Y, तो ये अगर X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, तो इनकी ऐसी एक्सिस यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, सो दिस इज P एंड दिस इज Q। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है, ये सेपरेशन आपको दे रखा है D। एट अ पॉइंट R मिडवे बिटवीन देयर सेंटर्स, अच्छा मिडवे है, तो ये पॉइंट R है, डिस्टेंस अपन मान लेते हैं, ये डिस्टेंस भी D है, ये डिस्टेंस भी D है। और बोला है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन ड्यू टू B, अगर B का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, सॉरी Q का मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे B के बराबर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। सेकंड है। ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसका है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा आप, जस्ट अ मिनट।